प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण चतुर्वेदी जी, हम सबके वरिष्ठ और बहुत पुराने कार्यकर्ता और राज्यसभा के हमारे बहुत वरिष्ठ सांसदों में से आदरणीय श्री रामदास जी अग्रवाल, घनश्याम जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और मित्रों, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश इकाई का कि जिसने मुझे निमंत्रण दिया इस गोष्ठी में आके आज बोलने का। सच में अरुण चतुर्वेदी जी का बहुत समय से आग्रह था कि इस प्रकार के कार्यक्रम कुछ स्थानों में राजस्थान में हों और निश्चित रूप से अन्य स्थानों में भी समय अनुसार पार्टी का कोई वरिष्ठ केंद्रीय कार्यकर्ता या मैं निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम जहां वैचारिक विषयों पर और आज की राजनीतिक परिस्थिति पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आज की राजनीतिक परिस्थिति देश की अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। हम एक राष्ट्रवादी दल हैं और कोई भी हमसे हमारी वैचारिक पहचान के संबंध में पूछता है तो हमारी वैचारिक पहचान का यह मूल अंग रहता है कि हम एक राष्ट्रवादी दल हैं। ये देश सबसे पहले इंडिया फर्स्ट, ये हमारी विचारधारा का एक मूल अंग है। और इसलिए जब से भारतीय जनता पार्टी बनी सन 80 से और उससे भी लगभग 30 साल पहले भारतीय जनसंघ के समय से जिस भी राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर हमने अपनी वैचारिक आधार को तय किया तो उसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी। शायद कई बार हम लोग प्रयास करते तो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की भूमिका ले सकते थे जिसमें वोट ज्यादा मिल सकता था, लेकिन जो हमारे मूल वैचारिक आधार हैं कभी हमने उससे समझौता नहीं किया। और आज जब स्वतंत्रता के 63 वर्ष बाद इस प्रकार के वैचारिक कार्यक्रम में हम लोग हैं तो कई बार हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से उन मुद्दों को देखें जिनके ऊपर हमारी वैचारिक पहचान बनी। जब भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ था तो सबसे पहला वैचारिक पहचान बनाने वाला जो विषय था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर का विषय था। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि हमारी ऐतिहासिक भूमिका जो कश्मीर के संबंध में रही वो अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न थी। ये बात भी स्पष्ट थी कि कश्मीर पाकिस्तान का जो एजेंडा था इस देश के बंटवारे के बाद उसका एक मुख्य अंग था। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था और तब से लेकर आज तक उनकी नजर कश्मीर के ऊपर रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनसे हमने प्रेरणा ली, कश्मीर के संबंध में उनका कहना था कि इसका भारत से पूर्ण विलय होगा, केवल राजनीतिक विलय नहीं, संवैधानिक विलय भी अपने आप में पूर्ण होगा। पंडित नेहरू का विचार दूसरा था और पंडित जी ये मानते थे कि
राजनीतिक कारण थे। ये राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ता जो था, किसी ना किसी दबाव के कारण वो उतना मजबूत ना हो जितना किसी देश की एकता के लिए होना चाहिए। शायद धारा 370 इसीलिए आई। मैं पूरे इतिहास में नहीं जाता, लेकिन जब अपनी पार्टी का आज के संदर्भ में हम मूल आधार सोचते हैं, तो इसका जिक्र इस एक उदाहरण का मैंने इसलिए किया कि आज 6 दशक बाद मैं ये मानता हूं इस देश को भी इसका निर्णय लेना पड़ेगा, और जो इतिहासकार हैं, जो राजनीतिक शास्त्र के विचारक और लेखक हैं, और उनके साथ साथ शायद ये एक कठोर निर्णय इतिहास को भी लेना पड़ेगा। और वो निर्णय ये है कि उस वक्त डॉक्टर मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जी का दृष्टिकोण सही था। अगर इसका पूरा प्रयास हम लोग देखें तो पंडित जी के उस दृष्टिकोण में इस रिश्ते को अधूरा रखिए। संविधान अलग हो, झंडा अलग हो, कानून अलग हो, विधान अलग हो। आज जितने राजनीतिक दल हैं हमें छोड़ के, कश्मीर घाटी में पीडीपी के लोग और आगे बढ़ जाते हैं। वो सेल्फ रूल की बात करते हैं। उनके नेता कश्मीर घाटी के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों की करेंसी चले, इसकी मांग करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शासन में है, वो स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और प्री 1953 स्टेटस की बात करती है। और ये जो आजकल इंटरलोक्यूटर बनाए हैं, वो इन सुझावों को लेकर बार बार घूमते हैं। समाचार पत्रों में भी छपा कि क्या उसमें से कुछ अंग दोबारा लाए जा सकते हैं। पूर्ण षड्यंत्र और प्रयास ये रहता है कि अलगाववादी आजादी मांगता है, पीडीपी सेल्फ रूल कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वायत्तता कहती है। बुनियादी इच्छा यह है कि इस रिश्ते को और कमजोर करो। और केंद्र में जो यूपीए कांग्रेस की सरकार है, उसका कोई अपना दृष्टिकोण नहीं। वो मौके के मुताबिक संकट टल जाए, कभी प्रधानमंत्री वहां पर वर्किंग ग्रुप बना दो, कभी गृह मंत्री कहेंगे कि चुपचाप वार्तालाप चल रही है, कभी बिचौलियों की नियुक्ति कर दो। और शायद कोई एक ऐसी समस्या जो पिछले 60 वर्ष में इस देश के सामने प्रमुख रूप से खड़ी रही है और आज भी है, तो वो कश्मीर की है। और कई बार डर भी लगता है कि जब मुशर्रफ साहब लंदन से बयान देते हैं राष्ट्रपति हटने के बाद, और पाकिस्तान के उस वक्त के जो विदेश मंत्री हैं खुर्शीद कसूरी साहब, वो बार बार कहते हैं कि ट्रैक 2 पे हमारा फैसला लगभग सरकार से हो चुका था। अब ट्रैक 2 वो होता है कि बातचीत पीठ के पीछे चलती रहे, औपचारिक नहीं होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन जो औपचारिक बातचीत होती है उसका पूरा विरोध नहीं होता। ट्रैक 1 के वो ऑपोजिट नहीं होती, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, और मैंने आरंभ इससे किया कि जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हम भूमिका मानते हैं, तो एक वैचारिक भूमिका की हम लोग कल्पना कर लें। उस वैचारिक भूमिका में कश्मीर का एक मुद्दा था। शायद राजनीतिक दल की हैसियत में हम इसमें अकेले हैं अपनी बात कहने में, लेकिन अगर इस देश का जनमानस को पूछा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग ऐसे होंगे जो कश्मीर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो इस पे भूमिका रही है उसके साथ सहमत होंगे। मैं कई बार कहता हूं कि कश्मीर के विषय पे हम आइसोलेटेड थे, अलग थलग थे। राजनीतिक दलों में अलग थलग थे, जनता में अलग थलग नहीं थे।
इट वॉज ए पॉलिटिकल आइसोलेशन बट अ मैजेस्टिक आइसोलेशन, जहां देश की जनता का जनमत हमारे साथ था। और इसके पीछे एक कारण यह था कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम इस देश को मजबूत करने की एक राजनीति करना चाहते थे। केवल कश्मीर का विषय नहीं, ऐसे मैं कई उदाहरण आपके सामने दे दूं, और मैं मानता हूं कि आप में से बहुत अधिक संख्या में लोग यहां कार्यकर्ता हैं। आप आतंकवाद का विषय लीजिए। अमेरिका के लिए तो आतंकवाद की लड़ाई 9/11 से आरंभ हुई थी, और उनको लगता है कि क्योंकि अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने 9/11 को ट्विन टावर्स गिरा दिए और अमेरिका के ऊपर एक प्रकार से हमला किया, तो उनका दृष्टिकोण उस दृष्टि से था। लेकिन भारत तो आतंकवाद से बहुत पहले से जूझ रहा था। पाकिस्तान ने पहले युद्ध के माध्यम से कश्मीर छीनना चाहा, उनको बाद में लगा कि भारत की जो परोक्ष ताकत है उसको हराया नहीं जा सकता। दूसरा चरण यह आया कि युद्ध की रास्ता छोड़कर पाकिस्तान एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर की तरफ आ गया, जिसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते थे। 15-16 साल उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलाया। सैकड़ों की तादाद में वहां ट्रेन होकर लोग आते थे और इस देश के ऊपर, इस यहां के नागरिकों पर हमला करते थे। हम एकमात्र दल थे जो टेररिज्म के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं, जो इसकी बात करते थे। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई, तो उस वक्त वो टाडा का कानून लाए। कानून लाने से टेररिज्म नहीं रुकता, लेकिन टेररिस्ट को सजा देने में सहूलियत हो जाती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था कि जब मुंबई में 1993 में बम ब्लास्ट हुए, टाडा का कांग्रेस सरकारों ने कई स्थानों पर दुरुपयोग भी किया, लेकिन उस वक्त टाडा को वापस लिया जाए किसी ने मांग नहीं की। लेकिन जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए और बम चलाने वालों के खिलाफ टाडा का प्रयोग हुआ, जो कि एक उचित प्रयोग था, तो टाडा को हटाने की लड़ाई सेक्युलरवाद की लड़ाई बन गई कि आप टेररिस्ट के खिलाफ कड़ा कानून नहीं ला सकते। और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने टाडा को वापस ले लिया। और परिस्थिति यह थी कि इस देश में सेना के जवान, निर्दोष नागरिक, कश्मीर घाटी में भी निर्दोष नागरिक, अन्य स्थानों पर देश में निर्दोष नागरिक आतंकवाद के सामने शहीद हो रहे थे। पूर्व उत्तर में कई प्रकार का आतंकवाद था। दक्षिण में जो कांग्रेस सरकार की गलत नीतियां थी, वहां एलटीटी सक्रिय हो रही थी। बीच में तो पंजाब में आतंकवाद था। लेकिन यह विडंबना थी और दुर्भाग्य था कि अटल जी जब आए और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आप इसमें एक चित्र देखिए। इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में, नरसिम्हा राव जी के जमाने में जब कभी हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे तो पाकिस्तान कश्मीर की बात करता था। अटल जी की सरकार ने जो विदेश नीति का संचालन किया, तो कश्मीर का विषय एक प्रकार से एजेंडा से हट गया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विषय सामने आ गया। विदेश नीति में भी ये जो आज कहावतें, आज सुबह भी मैं देख रहा था टेलीविजन पे, चिदंबरम साहब कह रहे थे टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, पाकिस्तान इसका प्रयोग करता है। ये सब मुहावरे उस वक्त के हैं। और जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आ गई और यह कहा कि कश्मीर में बात हो ही नहीं सकती या किसी अन्य विषय पे नहीं हो सकती, आप आतंकवाद समाप्त कीजिए। जनवरी 2004 में जो अटल जी का और मुशर्रफ साहब का समझौता हुआ, उसमें यह लिखा गया बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसका आधार यह होगा कि पाकिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जाएगा।